हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक और चर्चा करेंगे। यह टॉपिक हिस्ट्री का है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से लगभग 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में इससे 2-4 क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको, लेकिन सीटेट में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यदि हम क्षेत्रीय संस्कृतियों की बात करें तो संस्कृत के अंतर्गत उनके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और भाषा को सम्मिलित किया जाता है। संस्कृत से यह तात्पर्य है। तो इसमें क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण है चूँकि, तो इसलिए आप जैसे ही अपने क्षेत्र से 20-30 किलोमीटर या 40 से 50 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ के खान पान, रहन सहन और भाषा में थोड़ा अंतर आ जाएगा, चेंजेस मिलेगा। उसको बोलते हैं कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण हो रहा है। हर क्षेत्र विशेष की अपनी अलग संस्कृति होती है, अलग खान पान होते हैं, अलग संस्कार होते हैं, अलग रीति रिवाज होते हैं। तो वही इस पाठ में वर्णन किया गया है, जिसमें हम चेर और मलयालम भाषाओं के बारे में जानेंगे। फिर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग, उनके भाषा, उनके रहन सहन, उनकी कला एवं संस्कृति का अध्ययन करेंगे। ये सब मिलकर के संस्कृतियों का निर्माण करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम विभिन्न कलाकृतियों को देखेंगे। स्थापत्य कला, मंदिर उंदिर का निर्माण किन कलाओं में हुआ, राजाओं महाराजाओं की सूरवीरता के क्षेत्र में क्या लेखन लिखे गए, किस भाषा में लिखे गए, किस क्षेत्र में लिखे गए, उनके बारे में इस अध्याय में हम जानेंगे। और बंगाल को एक नज़दीक से देखेंगे, वहाँ की एक भाषा संस्कृत को भी देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। इसलिए ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग इन लेक्चर्स के माध्यम से अपनी नोट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, शेयर करें और लाइक करें। कमेंट में आप बता सकते हैं यदि कोई आपको टॉपिक से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसका निराकरण मेरे द्वारा किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और जोड़ें, जिससे उन लोगों तक भी यह वीडियो पहुँच पाएँ जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि वो किसी कोचिंग संस्थान में भारी मोटी रकम दे करके और एडमिशन लें और तैयारी करें। इसलिए इसको आप लोग उन लोगों तक पहुंचाएं, ज़रूरतमंदों की थोड़ी मदद होगी। तो चलिए आज हम इस टॉपिक की चर्चा स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें बताया गया है कि लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, तो आपसे पेडागॉजी से जोड़ करके पूछा जाएगा। ये पेडागॉजी से जोड़ करके पूछा जाएगा। इसलिए आपको स्टार्ट में ही बता दिया जाता है कि कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और कहाँ से उठेंगे। इसलिए आपको एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़ना है। एक बार आप इसको सुने, उसके बाद अपनी शॉर्ट नोट्स बना लें, तो लगभग एक पेज में पूरी एनसीईआरटी, एक टॉपिक एक पेज में इनफ है। उससे ज़्यादा नहीं होगा आपके लिए। और उसको फिर रिवीजन करने में मुश्किल से 2 से 5 मिनट लगेंगे। पूरी नोट्स को 1 घंटे में आप एक सब्जेक्ट की नोट्स को रिवीजन कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री की 1 घंटे में, पॉलिटी की 1 घंटे में और ज्योग्राफी की 1 घंटे में। 2-3 घंटे में आप हर दिन चाहें तो रिवीजन उसका फिर कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें आपको बताया जाता है कि कौन से क्वेश्चन किस क्षेत्र से जोड़ कर पूछेगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो पेडागॉजी से जोड़ करके पूछेगा आपसे। जैसे लोगों का वर्णन करने का एक सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। तो ये पेडागॉजी से जोड़ करके पूछेगा कि लोगों को परिभाषित करने के लिए सामान्य तरीका क्या हो सकता है। तो बोलचाल या भाषा से जोड़ना उनको सामान्य तरीका ये हो सकता है। तो ये पेडागॉजी से जोड़ करके पूछे क्वेश्चन आपसे। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा
बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। ऑफिशियली हम ऐसा ही सोचते हैं जैसा कि इसमें वर्णन किया गया है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। तो ये सभी संस्कृत का पार्ट हो गए। कौन? भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला, ये सब संस्कृतियाँ ही कहलाती हैं। फिर है कभी कभी हमें इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में हैं, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिसे हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं। तो संस्कृतियाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में क्या है? भिन्न भिन्न हैं, जो सीमाओं में बटी हुई हैं। इसलिए भारत में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक विविधता पाई जाती है। आप दक्षिण में जाएंगे तो आपको अलग भाषा के लोग, अलग संस्कृत, अलग रीति रिवाज के लोग मिलेंगे। वहीं मध्य भारत में कुछ अलग है और उत्तर भारत में कुछ अलग है, पूर्वोत्तर भारत में कुछ अलग है। तो इस प्रकार से भारत अत्यधिक विविधताओं का देश है। वे समय के साथ साथ बदली हैं और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। तो संस्कृतियाँ हमेशा परिवर्तनशील हैं, प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन। फिर है क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। तो संस्कृतियाँ क्या है? जटिल प्रक्रिया से हमेशा विकसित होती हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ परंपराएं किसी क्षेत्र विशेष में पहले से मान्य थीं, लेकिन कुछ जब दूसरी जगह के लोग वहाँ गए और निवास किए तो उनमें दो संस्कृतियों का मेल हुआ। इसीलिए भारत में कई संस्कृतियों का मेल है, क्योंकि भारत अंग्रेज़ों का भी औपनिवेशिक रहा और मुगलों का भी गुलाम रहा। इसलिए कुछ अरब और अफ़गानी, ईरानी, यहाँ की कुछ संस्कृतियाँ आपको स्थापत्य कला में झलकेंगी, वहीं कुछ ब्रिटेन और इंग्लैंड की संस्कृति भी झलकेगी। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक विभिन्नता पाई जाती है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं जो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। उसका कहने का मतलब यह है कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पुरानी रीति रिवाजें तो अच्छी थी, लेकिन जब वो दूसरी जगह गई तो मिक्स हो गई, तो वो अपना रूप परिवर्तित कर ली। इसीलिए बताता है कि नया रूप ले लिया उन्होंने। अब पाठ मेन शुरू होगा। अभी ये जो ऊपर का पैराग्राफ हमने पढ़ा, इसमें संस्कृत के बारे में बताया गया है कि सांस्कृतिक विभिन्नता है क्या या संस्कृति है क्या। तो इससे पेडागॉजी से जोड़ करके क्वेश्चन आएंगे। अब हम पढ़ेंगे मुख्य चैप्टर चेर और मलयालम भाषा का विकास, अर्थात भाषाई संस्कृति। तो चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। तो भाषा और क्षेत्र के बीच क्या अंतर है, उसका विश्लेषण हम इस पैराग्राफ में समझेंगे। तो महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि केरल राज्य में कौन सी भाषा, तो आप मलयालम भाषा इसको याद रखेंगे। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि महोदयपुरम चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिम भाग में, ये पहले पढ़ाया गया है आपको। जब दक्षिण भारत का इतिहास 7वीं से 12वीं शताब्दी वाले में आपको चोल, चेर, पांड, इन सभी राज्यों का डिटेल बता दिया गया है। तो वहाँ से क्वेश्चन जिस प्रकार आएंगे तो उसमें बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं इसमें बताया जाएगा। तो इसमें आपको भाषा से रिलेटेड पूछेगा क्वेश्चन, चूँकि टॉपिक ही है भाषा का विकास, इसलिए आप यहाँ भाषा को ही प्रेफर करेंगे, भाषा को विशेष महत्व देंगे। तो इस प्रकार से इसमें मलयालम भाषा का इलाका था, जो केरल राज्य वर्तमान का केरल है, और प्रायद्वीप का दक्षिण पश्चिमी इलाका, अर्थात मुंबई, गोवा, कर्नाटक और फिर केरल नीचे। तो ये दक्षिण पश्चिम है, जबकि दक्षिण पूर्वी यदि बात करें तो फिर तमिलनाडु, आंध्रा आते हैं, उड़ीसा वाला ये पूर्वी तट। तो
इस लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में भी किया। ये आप देख सकते हैं, ये एक अभिलेख का डायग्राम भी बताया गया है। ये मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख है, ये जिसको आप देख पा रहे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। तो यदि भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो सरकारी अभिलेखों में और किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। यदि क्षेत्रीय भाषा में बात करें तो सबसे पहली क्षेत्रीय भाषा मलयालम थी, जिसका प्रयोग सरकारी अभिलेखों में किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सी भाषा थी जिसका सर्वप्रथम प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में सरकारी क्षेत्र के या सरकारी अभिलेखों में किया गया, तो वह मलयालम भाषा थी। इसीलिए लिखता है कि क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है यह भाषा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। तो यहाँ मलयालम के साथ साथ संस्कृत भाषा भी प्रचलन में थी। उसका जिक्र है कि जो चेर लोग थे वो संस्कृत परंपराओं में बहुत कुछ ग्रहण किया और उनके मंदिर रंगमंच में ये परंपरा दिखाई देती है, खोजी जा सकती है, महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन अब यहाँ से आएगा कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, इसको याद रखेंगे। लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, कौन से विषय पर है? व्याकरण और काव्यशास्त्र पर लिखा गया है। ग्रंथ कौन सा है? लीला तिलकम। फिर है मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि यह जो लीला तिलकम व्याकरण काव्यशास्त्र है, किस शैली में लिखा गया था? तो मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। और मणिप्रवालम शैली का अर्थ होता है हीरा मूंगा, जो यहाँ की दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा अर्थात मलयालम भाषा। तो ये नहीं पूछा जाएगा, परंतु लीला तिलकम महाकाव्य जो है या काव्य शास्त्र जो है व्याकरण का, वह किस शैली में लिखा गया? तो वो है मणिप्रवालम शैली में लिखा गया। मणिप्रवालम को आप याद रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। फिर एक कोट है, पता लगाएं आपके घर में आप जो भाषाएं या भाषा बोलते हैं उसका उनका लेखन में सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ। तो ये गृह कार्य के लिए है बच्चों को। फिर है बालभद्र सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ तालपत्र की पांडुलिपि उड़ीसा में। तो बालभद्र सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ किस राज्य में स्थापित हैं? तो उड़ीसा को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आप जब टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करेंगे तो आपको स्पष्ट ये क्वेश्चन दिखाई देगा, बालभद्र सुभद्रा और जगन्नाथ की मूर्तियाँ कहाँ पर स्थापित हैं? तो उड़ीसा में। अब हम आते हैं शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय, ये इनकी मूर्तियां हैं, बालभद्र सुभद्रा और जगन्नाथ, आप देख सकते हैं। तो शासक और धार्मिक परंपराएं अर्थात किसके शासनकाल में कौन सी धार्मिक परंपराएं थी और जगन्नाथी संप्रदाय का आविर्भाव कब हुआ? तो अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। मतलब कई क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। क्षेत्रीय संस्कृतियां धार्मिक परंपराओं से प्रभावित होती हैं। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी। पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। तो आप पुरी को याद रखेंगे, कहाँ है? उड़ीसा में जगन्नाथ। ये पुरी जगन्नाथ मंदिर है पुरी उड़ीसा में। उसमें मूर्तियाँ किसकी हैं? तो ये जो मैं बताया अभी,
बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ तालपत्र की पांडुलिक उड़ीसा में, तो पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में स्थापित है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन हर हाल में आता ही है। और इनका अर्थ है क्या? जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो भगवान विष्णु का पर्यायवाची है, इसमें बताया गया है। फिर है आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा, तो ये तीनों प्रतिमा काहे की हैं? लकड़ी की हैं, इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की जो मूर्तियां हैं उड़ीसा की पूरी जगन्नाथ के मंदिर में, वह किससे निर्मित हैं? आपसे देगा अष्ट धातु से या सोने से, हीरे से, ऐसे करके देगा, या लकड़ी से या काष्ठ, लकड़ी को ही काष्ठ बोला गया है, तो काष्ठ प्रतिमा है ये। स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती हैं, जिनमें से यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो ये पहले इनके स्थानीय देवता थे वहाँ की जनजाति लोगों के, फिर आगे चल के इनको विष्णु का रूप मान लिया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं, क्वेश्चन ये आता है कि जगन्नाथ की मूर्तियाँ या तो पूरी उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर पूछेगा आपसे, या तो पूछेगा कि किससे निर्मित है, तो काष्ठ या लकड़ी से निर्मित है। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनाने का निश्चय लिया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित किया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि जगन्नाथ जो मंदिर है किस राजा ने बनवाया? तो आपको याद रखना है, गंग वंश का शासक राजा अनंत वर्मन ने पुरी उड़ीसा में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए मंदिर बनवाने का निश्चय किया। तो आप इनको याद रखेंगे, राजा अनंत वर्मन। इसलिए आप जहाँ जहाँ अंडरलाइन कराया जाता है वहाँ पे आप विशेष ध्यान रखेंगे, उसको विशेष ध्यान के लिए ही वो इंगित किया जाता है मेरे द्वारा, कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे। और फिर 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को सौंप दिया, और मतलब भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित कर दिया। तो क्वेश्चन आपसे गंग वंश के अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन से पूछा जाएगा, जिसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो क्वेश्चन वहाँ से आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पैरा में। ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेजी, ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप जानकारी के लिए रखेंगे, चूँकि मुगल, मराठे, अंग्रेज ये सभी यहाँ शासन किए हैं, इसलिए ज़्यादातर मंदिरों को इसलिए टारगेट किया जाता था क्योंकि धन संपदा मंदिरों में एकत्रित रहती थी। इसलिए ये मुस्लिम जितने भी गजनबी, गौरी ये हुए, ये मंदिरों को ज़्यादा लूटा इन्होंने, क्योंकि ये जानते थे कि मंदिरों में ज़्यादा धन संपदा एकत्रित की जाती है लोगों द्वारा, और आस्था इनकी जुड़ी हुई है उससे। ये आप देख सकते हैं पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा। तो इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, ये क्वेश्चन हर हाल में पूछा ही जाता है। अनंत वर्मन को भी याद रखेंगे, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया। और फिर मूर्तियां काहे की हैं, तो काष्ठ की या लकड़ी की हैं। अब हम देखते हैं राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। राजपूत और उनकी शूरवीरता की परंपराएं अब इस पैराग्राफ में हम देखेंगे। तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। जो ब्रिटिश लोग थे, तो राजस्थान, आज का जो राजस्थान है, उस क्षेत्र को अंग्रेज राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। अनुमान तो लगाया जाता है कि वहाँ केवल राजपूत रहते थे, परंतु ये आंशिक रूप से कम ही सत्य है।
ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी एवं मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। तो राजपूताना नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वहाँ ज़्यादातर शासन राजपूत ही कर रहे थे और उनकी एक विशेष प्रकार की संस्कृति थी, इसलिए राजपूताना संस्कृति का विकास राजस्थान के क्षेत्र में ज़्यादा हुआ। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थीं। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज अध्याय 2 में जैसा कि मैं आपको पढ़ाया हूँ, एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे। यहाँ राज सिंह की बीकानेर के राजकुमार हैं, इनकी प्रतिमा दी गई है, इमेज दिया गया है, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया है मगर पीठ नहीं दिखाई है। राजपूत सूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। तो आप यहाँ से चारण भाटों को याद रखेंगे कि जो राजपूती सूरवीर कहानियाँ हैं वो काव्य और गीतों के रूप में सुरक्षित हैं, जिनको गाने का कार्य किसके द्वारा, तो चारण और भाटों द्वारा ये गाई जाती हैं। तो जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ की राजपूतों के सूरवीरता की कहानी और किस्से जो काव्य गाने योग्य गीतों में सुरक्षित है, उनको गाने का कार्य चारण और भाटों द्वारा किया जाता है। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी इन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। तो ये काव्य कृतियाँ इसलिए लिखी जाती थी जिससे आने वाली पीढ़ियाँ या आसपास के राजा महाराजा राजकुमार जो होते थे वह ये सीख सकें कि उनके पूर्वज कितने महान एवं सूरवीर थे। इसलिए इन सूरवीर युक्त गाथाओं को गाने का कार्य चारण भाटों द्वारा प्रचार करने का कार्य किया जाता था। तो इसीलिए इसमें लिखा गया है कि सूरवीरों का अनुकरण कर सकें उनकी आने वाली पीढ़ियाँ। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों तथा स्वामी भक्त मित्रता प्रेम शौर्य क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। तो नाटक एवं मंचन के माध्यम से इनको किया जाता था। तो इसमें मित्रता प्रेम शौर्य क्रोध प्रबल संवेगों का चित्रण किया जाता था। फिर देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थीं। तो इन काव्यों में यह वर्णन भी मिलता है कि जो सूरवीर क्षत्रिय थे राजपूत थे उनके जीवन मरण दोनों में अनुकरण करती थी उनकी स्त्रियां। सती प्रथा यानी विधवाओं, तो सती प्रथा प्रचलन में थी। सती प्रथा विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का ही कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। तो जो राजपूत राजा क्षत्रिय राजा वीर गति को प्राप्त हो जाते थे युद्ध में लड़ाइयों में, तो उनकी जो पत्नियां थी बीवियां थी वो जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो मृतक के साथ चिता में जिंदा जल जाती थी, जिनको हम कहते हैं सती प्रथा। तो आप इसको याद रखेंगे कि उस समय सती प्रथा प्रचलन में थी और कुछ कहानियों में उसका उल्लेख भी है। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर यह आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। इस प्रकार से इसमें क्षत्रियों की सूरवीरता किस प्रकार से संस्कृत एवं काव्य में लिखी गई और अनुकरण योग्य रही उसका वर्णन इसमें मिलता है। ऊपर एक मैप है, तो यहाँ कुछ क्षेत्रीय संस्कृतियाँ उभरी थी, इसलिए इसमें आप देख सकते हैं वह क्षेत्र जिनकी इस अध्याय में चर्चा की गई है। इस अध्याय में जिस जिस क्षेत्र की चर्चा आएगी, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, जोधपुर, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक,
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो उड़ीसा की भी चर्चा हो गई, राजस्थान की चर्चा हो गई, केरल की चर्चा हो गई। तो इस प्रकार से हम अभी 2-3 राज्यों की चर्चा कर चुके हैं। अब आगे अभी और राज्यों की चर्चा पूर्वोत्तर की भी पूरे की होगी। तो अब हम देखेंगे, एक कोटेशन है कि पता लगाएं कि क्या आपके नगर गांव में शूरवीरों वीरंगनाओं की परंपरा रही है, यदि हाँ तो ये परंपराएं राजपूतों के वीरतापूर्ण आदर्शों से कितनी समान या भिन्न है। तो ये आप पता लगा सकते हैं कुछ जगह यदि आप वहाँ के हैं तो। फिर है क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी, अर्थात यह क्षेत्रीय सीमांत से परे थी। ये हमारा शास्त्रीय नृत्य घोषित है इस समय। कथक नृत्य की अब कहानी देखते हैं कि ये विकसित कैसे हुआ। तो यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूप में मिल सकती हैं तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। तो क्वेश्चन आएगा कि कथक नृत्य शैली भारत के किन क्षेत्रों से जुड़ी है, तो उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों से जुड़ी है। इसको आप इस लाइन को नोट करेंगे। फिर है कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, इसको भी आप नोट करेंगे कि कथक शब्द किस शब्द से निकला है, तो कथा शब्द से, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता था। कथा शब्द का प्रयोग। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। जो कथक मूल रूप से है वह उत्तर भारत के मंदिरों में कथा, अभी जैसे श्रीमद् भागवत कथा बोलते हैं सुनाने वाले होते हैं, इसी तरह कथा पहले भी सुनाई जाती थी, उसी को कथा या कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। अभी भी यही हो रहा है, आप अभी भी सुन सकते हैं संगीत युक्त कथा। 15वीं एवं 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। तो जब 15वीं एवं 16वीं शताब्दी आई और भक्ति आंदोलन का उदय होता है तो इसके साथ कथक क्या हुआ, विशिष्ट प्रकार की नृत्य शैली का रूप धारण कर लिया। कब? 15वीं 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ ही। तो भक्ति आंदोलन का लेक्चर अभी मेरे द्वारा अपलोड किया जाएगा, तो उसमें आपको पूरा भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत में किस प्रकार भक्ति आंदोलन का विस्तार हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, तो उसका भी अध्ययन किया जाएगा। पर यहाँ कथक नृत्य बताया गया है कि शुरू में उत्तर भारत में कथावाचक थे, कथा शब्द का प्रयोग, फिर धीरे से कथक बन गया। और कथक मूल रूप से कहानीकार थे जो अपने संगीत के माध्यम से कथा का वाचन करते थे। फिर 15वीं 16वीं शताब्दी में जैसे ही भक्ति आंदोलन आया तो यह कथक एक नृत्य का रूप धारण, नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। तो इस प्रकार से इसका विस्तार होता गया। फिर अब आगे देखते हैं कि राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रास लीला कहा जाता था। तो आप इसको नोट करेंगे कि रास लीला में किसका वर्णन है, तो राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यानक या पुरानी कहानियों को नाटक के माध्यम से मंचन करना रास लीला कहलाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब हम आगे देखते हैं, रास लीला में लोक नृत्य के साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। तो जब रास लीला कहानी होती थी फिर मंचन किया जाता था, तो उसमें लोक नृत्य कलाकार जो होते थे वे लोक नृत्य करते थे, उसी को कथक कथाकार के मूल हाव भाव से जोड़ दिया गया, वहीं से कथक शैली नृत्य का आविष्कार हो गया है। फिर नेक्स्ट पैरा देखते हैं कि मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। तो जो अभी वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं कथक नृत्य का, वह कब अपना रूप धारण किया? अभी का जो वर्तमान स्वरूप है तो वो मुगल काल में मुगल बादशाहों ने क्या किया कि कथक नृत्य का आयोजन अपने राज दरबार में प्रस्तुत कर दिया, जहां यह नृत्य अपने वर्तमान अभिलक्षण, इस शब्दावली को याद रखेंगे, वर्तमान मतलब अभी का जो कथक है वो मुगल काल से शुरू हो गया, वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला
दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला, राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में। तो यह दो घरानों में फला फूला और आगे बढ़ा। कहाँ कहाँ, इसको भी आप याद रखेंगे। एक तो राजस्थान जयपुर के राज दरबार में और दूसरा लखनऊ। अब आगे देखते हैं, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह प्रमुख कला रूप में उभरा। तो प्रमुख कला के रूप में किसके शासनकाल में उभरा? तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह प्रमुख कला के रूप में उभर कर सामने आया कथक कला। इसमें आप देख सकते हैं उसके कुछ दिए गए हैं कथक नृत्य के शैली के गुण कुछ झलकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं मुद्राएं कुछ दी गई हैं, जैसे हस्त की मुद्रा है और पैर की मुद्रा आप देख सकते हैं कैसे है। तो इस प्रकार से इसमें कुछ वाद्य यंत्र लिए मूर्तियां हैं। तो इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं। फिर है 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये 1850 से 75 तक आते आते यह नृत्य शैली इन दो क्षेत्रों के अलावा अर्थात राजस्थान और कहाँ, लखनऊ के अलावा कई क्षेत्रों में अब विस्तारित हो गई, जिनमें से पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, लगभग उत्तर भारत में भी ये चल रही है तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर इस संस्थापित हो गया। तो लगभग उत्तर भारत से मध्य तक ये कथक नृत्य आ चुका था 1850 से 75 के बीच तक। फिर है इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पदचार संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। तो जब इसका मंचन किया जाता था तो प्रस्तुति में क्लिष्ट, कष्टदायी, द्रुत पद संचालन, पैरों का कष्टदायी द्रुत यानी जल्दी जल्दी संचालन करना, उत्तम वेशभूषा, अच्छी वेशभूषा, कहानियों के प्रस्तुतिकरण के अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। तो अच्छी अच्छी कहानियाँ, उनके प्रस्तुतिकरण और अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। लेकिन ये क्लिष्ट, कष्टदायी मुद्रा शैलियों का प्रयोग अब होने लगा इसमें। फिर नेक्स्ट पैरा देखते हैं, अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं एवं 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई है। जैसा कि मैं शुरू में बताया था कि यह अब हमारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त नृत्य है कथक, लेकिन इसको ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा नापसंद किया गया था। फिर भी जीवित बचा रहा, अर्थात गणिकाएँ जो मंदिर की सेवा करती थी तो उनको गणिकाएँ बोला जाता था, वे इसको जीवित रखी। तो आप यहाँ से क्वेश्चन यह आता है कि कथक जो है वह क्या शास्त्रीय नृत्य है? तो जी हाँ, यह 6 शास्त्रीय नृत्य हैं जो हमारे देश के, उनमें से कथक एक है। तो शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। अब हम कोट देखते हैं जिसमें शास्त्रीय नृत्य क्या है उसके बारे में दिया गया है। तो किस कला रूप में शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों से लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और इसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं। अर्थात इसमें बताया गया है इस पैराग्राफ में कि हम इसको क्यों शास्त्रीय मान रहे हैं, क्योंकि ये अत्यधिक कठिन है, या लंबे प्रशिक्षण की इसमें ज़रूरत पड़ती है, या इसमें निर्धारित नियम हैं उनको प्रस्तुत करना पड़ता है, या विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं देता है इसलिए इसको शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसका जवाब आगे होगा जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। तो कुछ लोक नृत्यों को भी
इसमें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है, जिनमें कुछ विशिष्टताएं पाई जाती हैं शास्त्रीय रूपों की, इसलिए उनको ऐसी मान्यता शास्त्रीय रूपों की विशिष्ट लक्षण बताया गया है। इनमें कुछ विशिष्टताएं हैं, लोक नृत्यों को भी बोला गया है। यद्यपि शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है, अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि वो 6 कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ याद रखेंगे इनको 6 के 6 को, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। तो एक है भरतनाट्यम, फिर केरल का कथकली, उड़ीसा का ओडिसी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और मणिपुरी मणिपुर का। तो क्वेश्चन यह भी पूछ दिया जाता है कि भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, या कथकली किस राज्य से संबंधित है, या ओडिसी, तो ओडिसी को तो आप पकड़ पाएंगे कि उड़ीसा से है, जबकि कथकली और कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम को आप नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए इनको विशेष रूप से आप याद करेंगे। क्वेश्चन इन्हीं 3 में से पूछेगा, क्योंकि 2 तो उसके नाम से ही हैं राज्यों के, तो उनसे नहीं पूछेगा। तो आप कथकली केरल और भरतनाट्यम की यदि बात करें तो तमिलनाडु, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तो आप इनको याद रखेंगे। यहाँ कथक करती नृत्यांगनाएं हैं। अब हम देखेंगे आगे तो किस प्रकार से कौन से 6 शामिल हैं, उसके बारे में हमने इसमें चर्चा करी। अब हम आगे देखते हैं। तो संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा, इनके जो संरक्षक हैं उनके लिए लघु चित्रकला और लघु चित्रों की परंपरा कैसे उत्पन्न हुई, कैसे आई, उस बारे में अब हम इसमें चर्चा करेंगे। तो इसमें है एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई, वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। तो सर्वाधिक सुंदर चित्र कहाँ, तो पश्चिम भारत में जैन ग्रंथों को सचित्र रूप में बनाने के लिए प्रयोग में लाए गए थे, तो आप इनको याद रखेंगे। फिर है मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने अत्यंत सुंदर चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे। किसकी? इतिहास की और काव्यों की पांडुलिपि को चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियाँ आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई, शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। इसमें जैसा कि चित्र में भी आपको दिखाया गया है। तो इसमें से चटक रंग आप याद रखेंगे। चटक रंगों में मुगल काल में चटक रंगों का लघु चित्रों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था, और इनमें क्या क्या दृश्य थे, तो दरबार के दृश्य, लड़ाई के, शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू भी चित्रित किए जाते थे। ये इसमें दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। किसी को उपहार देना है तो कोई अच्छा सा चित्र लाया, उसी को भेंट स्वरूप उसको दे दिया। आज भी किया जाता है। ये कुछ गिने चुने लोग, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। तो ये चित्र कुछ गिने चुने लोग ही देख पाते थे, जो बादशाह के नज़दीकी माने जाते थे। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया। तो जो मुगलों की कला थी राज दरबार की, वो किनको प्रभावित करी, तो दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया मुगलों की कला ने। और जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो वहाँ से कलाकार छोड़ करके वो स्थान, नए जो उभर रहे थे क्षेत्र, वहाँ पलायन कर गए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। उसके साथ साथ जो मुगल काल में विशिष्ट कला थी, उसको भी वे कलाकार सुरक्षित रखे और उनका विकास चलता रहा। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों पर चित्रण बराबर जारी रहा।
तो चित्रणकार मुगल काल के बाद कहाँ विशेष रूप से मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं और काव्य विषयों को लेकर के, पौराणिक कथा पर और काव्य विषय पर आधारित चित्रणकार जारी रहा या जीवित रहा, इसको आप नोट करेंगे। ये था मुगल कालीन डायग्राम। अब ये जो आया है तो ये होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय और राजपूत लघुचित्र कोटा का है। तो आप इसको भी देख सकते हैं कि राजस्थान में बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जो ऊपर के पैराग्राफ में था, तो ये पेंटिंग उसकी दिखाई गई है होली खेलते हुए राजघराने की। तो आप इसको देख सकते हैं, अति सुंदर पेंटिंग है ये। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। तो अभी हम राजस्थान देखें। राजस्थान में मुगल काल के बाद इस शैली को सुरक्षित रखा गया चित्रकला को। अब हम देखेंगे कहाँ, हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय के तलछटी गिरिपात प्रदेश वाला इलाका। तो 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हुआ, जिसे अब ये क्वेश्चन आएगा बसोहली शैली। तो बसोहली शैली किस क्षेत्र में प्रचलित है या प्रचलित थी? तो हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द। और कब? तो 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में। यह एक लघु चित्रकला की शैली है जिसे हम बसोहली शैली के नाम से जानते हैं। तो इसको आप हिमाचल प्रदेश से जोड़ देंगे, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश की बसोहली शैली थी उसमें जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह भानुदत्त की रसमंजरी थी। इसको भी आप नोट कर लेंगे। फिर है 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों के नादिर शाह, जो पिछले लेक्चर में बताया गया था, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया, कत्लेआम किया और तख्ते ताउस भी लेकर चला गया था। तो वही अब आगे देखते हैं, उसका जिक्र है कि वहाँ का चित्र भी इसमें बनाया गया होगा। तो मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की ओर आ जाएंगे। अब नादिर शाह चूँकि आक्रमण कर दिया था दिल्ली में, तो अब मुगल कलाकार जो थे, जैसा कि ऊपर भी बताया गया है कि जब ये अंत हुआ मुगल का तो वे नए राज्यों की ओर आ गए थे जहाँ नए राज्यों का उदय हो रहा था। फिर चित्र 9 में है कृष्ण राधा और उसकी सखियाँ, उनकी सखियाँ क्या हैं? पहाड़ी लघुचित्र कांगड़ा। तो आप इसको याद रखेंगे कि पहाड़ी लघुचित्र है एक कांगड़ा, जो हिमाचल प्रदेश वगैरह में ही बनाई जाती है। तो इसको भी याद रखेंगे। बसोहली शैली को आप विशेष रूप से याद रखेंगे और कांगड़ा को भी। ये राधा कृष्ण और उनकी सखियाँ, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये चित्र। और कांगड़ा को आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश से जोड़कर। फिर है अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। जो मुगल काल में जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो वे मैदानी क्षेत्र को छोड़ करके कहाँ चले गए? पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। जो कलाकार थे उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। ये आप यहाँ फिर से जिक्र आया है कांगड़ा का, तो आप याद रखेंगे कि पहाड़ी शैली है ये। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसमें लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता है। तो कांगड़ा शैली की क्या विशेषता है? तो डंठे नीले हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण, ये कांगड़ा शैली की विशेषता है। फिर अब देखते हैं, तो इसको आप पहाड़ी क्षेत्र की है कांगड़ा शैली, इसको विशेष रूप से आप लिख लेंगे। फिर है लास्ट पैराग्राफ है, स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघुचित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। तो क्वेश्चन आपसे
कांगड़ा शैली पूछी जाएगी, जो पहाड़ी शैली है हिमाचल प्रदेश की, आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम आते हैं बंगाल नज़दीक से एक नज़र। बंगाल को एक नज़र देखते हैं नज़दीक से। तो एक कोट है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें है सबसे पहली बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ। तो नीचे दिया गया है, ये बंगाली भाषा की एक रामायण की पांडुलिपि है, तालपत्र पर लिखी गई है। तो बंगाली रामायण की पहली रामायण की पांडुलिपि किस पर लिखी गई, ऐसा क्वेश्चन आता है तो तालपत्र पर। अब देखते हैं एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। बंगाल को नज़दीक से एक नज़र देखते हैं, उसमें है एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। क्षेत्रीय भाषा का विकास कैसे होता। तो जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं, इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली या बंगला ही बोलते थे। तो इसमें बताया गया कि ये हमारी मानसिकता हो जाती है कि बंगाल के हो तो बंगाली ही बोल सकते हो, आप बंगला ही बोलते होंगे। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि बंगाली भाषा किस भाषा से निकली हुई भाषा मानी जाती है, तो संस्कृत से, इसको नोट करेंगे आप। फिर है प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ। तो ये संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है, परंतु जब प्रथम ईसा पूर्व की बात होती है, फर्स्ट शताब्दी ईसा पूर्व की, तो उसमें संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि यह भाषा क्या बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोल पाते थे, नहीं बोलते थे। तो फिर यह सवाल उठता है कि आखिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ। तो अब आगे देखते हैं। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध, दक्षिण बिहार, मगध, ये बताया गया है। जब महाजनपद काल पढ़ाया था मैं कि मगध कहाँ है, तो वर्तमान बिहार में है। तो ईसा पूर्व की चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे। चूँकि दोनों नज़दीक में हैं, इसलिए वाणिज्यिक अर्थात व्यापारिक संबंध वहाँ स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चूँकि उस समय मगध में संस्कृत का विकास था, इसलिए संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। तो गुप्त वंशीय शासकों ने इसके निर्माण में काफ़ी योगदान दिया। उत्तरी बंगाल में अपना नियंत्रण स्थापित करके क्या किया, ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से संस्कृत बंगाल में मुख्य रूप से विस्तारित करने का कार्य किसने किया, तो गुप्त वंशीय शासक ने। जो उत्तर भारत के ब्राह्मण थे उनको, मगध के ब्राह्मण थे, उनको बसाना शुरू कर दिया गंगा घाटी में। इस प्रकार से संस्कृत भाषा स्थानांतरित हो गई बंगाल की ओर, जिसका वर्णन चीनी यात्री ह्वेनसांग करता है और बताता है कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत के से संबंधित भाषा का प्रयोग होने लगा। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग को भी आप याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है कि ह्वेनसांग कहाँ का यात्री था, तो चीन का यात्री था जो भारत आया था। फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उदय हो गया। जैसा कि पाल शासकों को मैं बताया था, पाल वंश भी बताया था आपको। तो 8वीं शताब्दी में पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उदय होता है। कब, 8वीं शताब्दी में। फिर 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन, सल्तनत काल, ये भी पढ़ा दिया गया है आपको, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र हो गए थे। अध्याय 3 में चर्चा जो की गई है, ये टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है। 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच किस प्रकार राज्यों का उठापटक हुआ, ये सारी चीज़ें आपको लेक्चर्स में बताई गई हैं। फिर है 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया, तो उसे सूबा माने जाने लगा। सूबा एक छोटा सा क्षेत्र माने जाने लगा और वहाँ सूबेदारी प्रदान की जाती थी, जो पिछले लेक्चरों में जिक्र है उसका।
उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, चूँकि मुगल काल था इसलिए भाषा उन्हीं की थी, फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। एक क्षेत्रीय भाषा के विस्तृत भाषा कौन थी उस समय? फारसी थी, परंतु एक विशेष छोटा सा क्षेत्र था जहाँ बंगाली भाषा विस्तृत हो रही थी, विकास कर रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। मतलब एक क्षेत्र ऐसा हो गया जहाँ पूर्ण रूप से 15वीं शताब्दी आते आते जहाँ पूर्ण रूप से उपभाषा और बोलियों का बंगाली समूह एकत्रित हो गया, एकबद्ध हो गया, एकत्रित हो गया। यह विशेष क्षेत्र अब बंगाली समूह के नाम से अब जाना जाने लगा। तो यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। तो इसको याद रखेंगे। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक समस्याओं से गुजरी है। तो जैसा कि शुरू में चर्चा है कि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाता है यहाँ से। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। तो जब विभिन्न भाषाएं इस भाषा में मिल गईं तो यह क्या हुआ? आधुनिक बंगाली का यह हिस्सा बन गया, जो वर्तमान में बंगाली बोली जाती है, जबकि जो पुरानी बंगाली भाषा है वह संस्कृत से विकसित हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। बंगाल के जो बंगाली साहित्य है उसको 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है, जिसमें सभी भाषाओं का मिक्स हो गया था, फारसी का, अंग्रेजी का भी और क्षेत्रीय भाषाओं का भी। तो पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित थे। तो संस्कृत के काव्यों का अनुवाद किसमें हुआ? मंगल काव्यों में। और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। तो संस्कृत साहित्य में आप इनको याद रखेंगे, एक मंगल काव्य को और गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता चैतन्य देव की जीवनियों को। फिर है दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है। तो पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्य शामिल है, जबकि दूसरी श्रेणी में आप नाथ साहित्य को शामिल करेंगे, जैसे मैनामती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं जो होती हैं, लोक कथाएं और गाथा गीत। तो इसमें से उदाहरण आप याद रखेंगे, उदाहरणों से जोड़कर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे परिकथाएं पूछ देगा, लोक कथाएं और गाथा गीत। यहाँ चैतन्य देव की जीवनियाँ पूछ देगा या फिर महाकाव्य या मंगल काव्य पूछ देगा। तो चैतन्य की जीवनियाँ और मंगल काव्य जो है वह संस्कृत में है, जो 2 शाखाएं बटी, एक संस्कृत शाखा दूसरी नाथ साहित्य। तो संस्कृत में मंगल काव्य, महाकाव्यों का अनुवाद और चैतन्य देव की जीवनियाँ जो वैष्णव आंदोलन के नेता थे पश्चिम बंगाल में। फिर दूसरा नाथ साहित्य की यदि बात करें तो मैनामती, गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा संबंधित कहानियाँ और परिकथाएं, लोक कथाएं आदि इसमें शामिल हैं। तो इनके उदाहरण आप नोट कर लेंगे, एक तरफ लिख देंगे नाथ साहित्य, उसके एग्जाम्पल, एक तरफ लिख देंगे संस्कृत साहित्य और उसके उदाहरण, तो आपको इजी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर ये क्या थे, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। आदित्य योगीनाथ जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो नाथ संप्रदाय से ही संबंधित हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो नाथ संप्रदाय एक सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। तो जो मैनामती हैं वो रानी हैं, अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं कि ये बाधाएं तभी दूर होंगी जब आप नाथ संप्रदाय या सन्यासी संप्रदाय अपना लोगे। तो इस प्रकार से ये कहानी संबंधित है रानी मैनामती से और उनके पुत्र गोपीचंद्र से। फिर है धर्म ठाकुर, एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है।
तो धर्म ठाकुर को भी आप याद रखेंगे, ये पश्चिम बंगाल के क्या है, एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देवता हैं जिनकी मूर्ति पत्थर और काष्ठ यानी लकड़ी दोनों रूप में प्राप्त की जाती है। तो इससे आप इसको याद रखेंगे। मैनामती क्या है, तो मैनामती रानी मैनामती और गोपी चंद्र की कहानी है। नाथ संप्रदाय अपनाने की कहानी है, संन्यास धारण करने की कहानी है, बाधाओं को दूर करने की कहानी है। इसको आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई हैं जिसमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई। दूसरी श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती हैं। जो नाथ संप्रदाय था उसकी कहीं सुनी हुई कहानियाँ हैं, जबकि जो संस्कृत साहित्य हैं वो लिखित रूप में प्राप्त है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 18वीं शताब्दी के मध्य तक। इसलिए उनका काल निर्धारण सही नहीं किया जा सकता है। वे खासतौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। तो जो लास्ट वाली नाथ साहित्य था तो वह जहाँ ब्राह्मणों का अभाव था, अपेक्षाकृत कम था प्रभाव, तो पूर्वी बंगाल में वह पाई जाती है। इसलिए इसको ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती है, इसके सही काल निर्धारण नहीं किया जा सकता है इसलिए इसका। अब हम आते हैं पीर और मंदिर। पीर और मंदिर, तो पीर का अर्थ कोट में दिया गया है, आप देख सकते हैं, फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। तो पीर ये मुगल कालीन से संबंधित हैं, मुस्लिम से संबंधित हैं, उन्हीं को पीर बोला जाता था। तो 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिए। तो जो 16वीं शताब्दी थी इसमें बताया गया है कि बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ वाले क्षेत्र को छोड़ करके दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में लोगों ने प्रवास करना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे, चावल की खेती करने लगे। सनई स्थानीय मछुआ और स्थानीय खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजाति थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। जो यहाँ से पलायन किए तो वो स्थानांतरी खेती, झूम कृषि करने वाली जनजातियों में मिल गए और किसानों के नए समुदाय बने। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब यहाँ से कहानी पीर की शुरू होगी। मुगलों का नियंत्रण बंगाल में अभी स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर को अपनी राजधानी स्थापित किए। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम करती थी। मस्जिद इसलिए बनाई गई जिससे धर्मांतरण किया जा सके। इसलिए बताता है कि मस्जिद बना लेते थे जिससे धार्मिक रूपांतरण अर्थात धर्म का परिवर्तन के केंद्र के रूप में ये काम आती थी। फिर है प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। वे सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। तो जो मस्जिदें बनाई जाती थी, तो जो प्रारंभ में बाहर से आकर लोग यहाँ बसने लगे तो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, तो ये लोग क्या करते थे, उनको कुछ व्यवस्था और आश्वासन देते थे कि आप सुरक्षित हो, आप यहाँ रह सकते हो। तो ये सुख सुविधाएं और आश्वासन जो समुदाय के नेता उन्हें प्रदान करते थे, ये मस्जिद वाले जो नेता थे, तो उनमें से शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करने लगे, शिक्षा देने लगे। चूँकि मुगल काल था तो इसलिए अब मुस्लिम शिक्षा भी वहाँ दी जाने लगी, तो ये शिक्षकों का काम और निर्णायकों की भूमिका करने लगे। तो ऐसा समझा जाने लगा वहाँ के लोगों को जो आए थे नए, कि ये नेता के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। जब धार्मिक ज्ञान वो देने लगे और स्नेह और आदर से लोग इन्हें क्या कहा जाने लगा, इनको पीर। तो इस प्रकार से पीर की उत्पत्ति होती है भारत में। तो इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक, योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं और
यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थी। तो पीर की जो श्रेणियां हैं, तो क्वेश्चन आता है कितनी थी, तो पीर श्रेणी में कौन कौन आते थे, संत या सूफी। वहीं अन्य धार्मिक महानुभाव, अन्य धर्मों के भी जो मानने वाले लोग थे, साहसी थे, जो उपनिवेशी, जो बाहर से आए थे, देवत्व प्राप्त सैनिक या योद्धा, विभिन्न हिंदू बौद्ध देवी देवता, यहाँ तक कि जीवात्माएं भी इसमें शामिल थी। किसमें, पीर श्रेणी में। तो आप इनकी श्रेणियों को याद रखेंगे, मुख्य रूप से संत या सूफी, इनको सूफी संत कहा गया था। तो फिर पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गईं और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। तो ये मज़ारों की अभी स्थापना यहाँ बंगाल में सभी जगह कर दिए। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। बंगाल जो है 15वीं शताब्दी जब थी वहाँ, तो मंदिर बनाने का दौर वहाँ जोरों पर चल रहा था, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। 15वीं में शुरू हुआ और 19वीं में समाप्त हो गया मंदिर बनाने का दौर। हमने देखा है अध्याय 2 में कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे, अर्थात राजाओं द्वारा अक्सर करवाया जाता था ऐसे काम। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। अपनी शक्ति का प्रदर्शन और भक्ति भाव का भी शासकों द्वारा क्या किया जाता था, मंदिर निर्माण करके प्रदर्शन किया जाता था कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली, तो इनको अब यहाँ से क्वेश्चन आप इनको याद रखेंगे कि विभिन्न जो मंदिर हैं बंगाल में, साधारण रूप से वो ईंटों और मिट्टी के गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों द्वारा, जैसे कालू, कालू को तेली बोलते हैं। फिर कंसारी, घंटा धातु के कारीगर जो घंटा बनाने का कार्य करते थे, वे आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों जीवात्मा से यहाँ संबंध एक कोट भी देख लेते हैं। यहाँ पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं से भी जीवात्मा है, अर्थात सभी में जीवात्मा को मान लिया गया। ये जीववाद का सिद्धांत है। तो जीववाद क्या मानता है, तो यह मानना है कि पेड़ पौधों, जड़ वस्तुओं, प्राकृतिक घटनाओं सब में जीवात्मा है। इसे कहते हैं जीववाद। एक धुलाचा छप्परदार झोपड़ी दिखाई गई है। इसमें पहले उनके स्थानीय देवी देवता रहते थे, ये आप देख सकते हैं। बाद में जब आर्थिक संपन्नता हुई तो फिर ऐसा बना दिया गया। तो इसको आप याद रखेंगे। ये मूर्ति आप देख रहे होंगे, श्री कृष्ण श्याम मूर्ति है, गोपियों के साथ कृष्ण की। श्याम मंदिर से पकी ईंटों की एक पट्टिया विष्णुपुर में है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो वे पूजे जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। तो जो ये छप्पर वाली झोपड़ियाँ थी, इसमें उनके स्थानीय देवी देवता क्या करते थे, पूजे जाते थे। तो इनको ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान की गई, तो इनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित अब की जाने लगी। चूँकि आर्थिक संपन्नता हो गई कंपनी के आने से, तो लोग अब मंदिर का निर्माण करने लगे। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दुलाचा, 2 छतों वाली, या चौचाला, 4 छतों वाली होती थी। तो ये आप याद रखेंगे कि किस क्षेत्र की मंदिरों की जो छप्पर है, तो वो दुलाचा या चौचाला, 2 छतों वाली या 4 छतों वाली होती है। तो पश्चिम बंगाल की मंदिरों की आकृति की ये विशेषता है। तो इस विशेषता को आप नोट करेंगे, क्वेश्चन यहीं से आता है। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। तो बंगाली शैली है ये, जिसमें दुलाचा और चौचाला है, वह बंगाली शैली की मंदिरों की विशिष्टता है, का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचों में 4 त्रिकोणीय छतें
4 दीवारों पर रखी जाती थी जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। कहाँ? वर्गाकार चबूतरे पर। आज भी यही नीचे का बेस वर्गाकार ही होता है। फिर है उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियाँ, सजावटी टाइलों तथा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। अंदर तो कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन बाहर पच्चीकारी होती थी, चित्रकारी होती थी, सजावटी टाइल्सों का उपयोग किया जाता था और मिट्टी की भी कुछ पट्टियाँ सजाई जाती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। तो आप विष्णुपुर का मंदिर कहाँ स्थित है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में, आप इसको याद रखेंगे। जैसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में था, उसी प्रकार जो विष्णुपुर के मंदिर हैं वह बंगाल के बांकुरा जिले में स्थित हैं। तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं आगे। अब यहाँ मंदिर स्थापत्य कला समाप्त होती है, भोजन की बारी आती है। तो मछली भोजन के रूप में, अब इस बारे में हम चर्चा करेंगे। मछली भोजन के रूप में इसमें आप देख रहे हैं ये महिला मछली के मुख को कैसे पकड़ी हुई है, चित्र में भी दिखाया गया। तो परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है। खेती धान की, और चूँकि समुद्र का किनारा है तो वहाँ मछली का उत्पादन अत्यधिक है और धान का भी, अर्थात चावल की खेती। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। आज भी वहाँ जाएंगे यदि आप, तो मछली चावल वहाँ बहुत सस्ता 10-20 रुपये में पेट भर के मिल जाएगा आपको। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है। तो वहाँ का मुख्य व्यवसाय जो है, धंधा क्या है? मछली पकड़ना। इसका जिक्र बंगाली साहित्य में भी स्थान स्थान पर वर्णित है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। तो जहाँ मंदिरों का भी निर्माण हुआ है वहाँ और बौद्ध विहारों का, तो उनकी दीवारों में भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरी में भर के मार्केट में ले जाते हुए ऐसी चित्रकारी की गई है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि पश्चिम बंगाल का मुख्य भोजन क्या है? तो चावल और मछली वहाँ का मुख्य भोजन है। ये पेपर फर्स्ट में भी आता है, SST पेपर सेकंड में भी आता है, पेडागाजी से भी जोड़कर भी पूछा जाता है। इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि यहाँ का मुख्य भोजन मछली और चावल। अब हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। यद्यपि भारतीय संस्कृति के अनुसार ब्राह्मणों को सामिस मांसाहार भोजन करने की अनुमति नहीं है, लेकिन स्थानीय आहार मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के जो विशेषज्ञ थे तो बंगाली ब्राह्मणों के लिए क्या करी, कुछ ढील दे दी। जिसका वर्णन किसमें मिलता है? तो बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। तो क्वेश्चन आता है कि बृहद धर्म पुराण कहाँ का ग्रंथ है या किस भाषा में रचा गया है? तो यह बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का प्रमुख संस्कृत ग्रंथ है। तो उसमें इसका वर्णन है कि वहाँ के ब्राह्मणों को कुछ ढील दे दी गई और कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति प्रदान की गई बंगाल के ब्राह्मणों को। इस डायग्राम में जैसा कि ऊपर दिखाया गया था कि एक महिला है, मछली को साफ कर रही है, वही बताता है कि घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशालक्ष्मी मंदिर से पक्की ईंट की एक फलक आराम बाग। तो विशालक्ष्मी भी मंदिर जो है वह पश्चिम बंगाल में, आप इसको भी याद रखेंगे। तो इस प्रकार से यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो इसमें कई प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों की चर्चाएं की गई जो एग्ज़ाम के
दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है और हर बार 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक इससे पूछे जाते हैं। विशेष रूप से आप पुरी का जगन्नाथ अनंत वर्मन को याद रखेंगे जो मंदिर का निर्माण करवाया। वही आप पश्चिम बंगाल के मंदिरों को याद रखेंगे जो छप्पर पहले था। काष्ठ की जो मूर्तियां हैं वहाँ सुभद्रा की, बलदाऊ की और कृष्ण की पुरी में, तो काष्ठ की या लकड़ी की हैं, तो उनको भी आप याद रखेंगे। खान पान जो बंगाल का है उसको आप याद रखेंगे। जो वृद्धर्मण ग्रंथ है वहाँ ब्राह्मणों का, उसको याद रखेंगे। तो इस प्रकार से इसमें कई सारे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस कारण से आप इसको याद रखेंगे, अपनी नोट्स बना लीजिए, उसमें नोट कर लीजिए। आपको एक बार थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और हमेशा के लिए आप एग्ज़ाम के लिए तैयार रहेंगे। तो इस प्रकार से आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये आपको हेल्प पहुंचाएंगे वीडियो। तो ये हम आशा करते हैं आपसे कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात।